लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। हेलो एंड वेलकम हमारे इस विशेष पॉडकास्ट लेट्स माइक में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो राजस्थान के साथ साथ पूरे देश की खेतीबाड़ी पे उनकी बहुत बड़ी नज़र रहती है, कड़ी नज़र रहती है। हर तरीके से, हर खेती के हर एंगल से वो पॉलिटिकल हो, आर्थिक हो या सामाजिक तरीके से उसका विश्लेषण करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आप दर्शकों तक आज उनको रूबरू कराया जाए। तो हमारे साथ है रामपाल जाट, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामपाल जी, स्वागत है आपका रामपाल जी हमारे इस पॉडकास्ट में। और एग्रीकल्चर के जो हम पॉडकास्ट करने वाले हैं उसमें आप हमारे पहले गेस्ट हैं। क्या चल रहा है आजकल खेतीबाड़ी में? और आप राजस्थान से आते हैं तो भले ही राजस्थान से शुरू करके हम थोड़ा सा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने खेती किसानी को लेकर के बहुत सारे आंदोलन देखे हैं जो रिसेंट टाइम में सबसे बड़े आंदोलन हुए हैं, उसमें से खेती एक बड़ा मुद्दा बन के निकल के आया। आप कैसे देख रहे हैं इन सब चीज़ों को और फिलहाल किस तरह से खेती की बातें देश में चल रही हैं? माधव, खेती इस देश का प्राण है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिना खेती के ये देश चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान ये कोई मुहावरा नहीं है, ये प्रकृति दत्त सच्चाई है। विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं जिसके पास भारत के बराबर कुल भूभाग में से कृषि योग्य भूमि हो। सबसे ज्यादा अमेरिका भी 20 ऊपर नहीं है। अकेला भारत ऐसा है जिसके पास सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, 52% तक। बिल्कुल। और दूसरी चीज, यहाँ की जो ऋतुएं हैं, 12 ऋतु, उनमें 6 प्रमुख और मानो 3 तो प्रमुख है। ऐसा सौभाग्य भारत के अलावा किसी किसी देश को, ये विविधता है बहुत है। विविधता है। फिर हिमालय उत्तर में होना, तो जितनी ठंडी हवाएं है हिमालय रोक देता है। मौसम यहाँ खेती के लिए अनुकूल है। और यहाँ का जो किसान है, जो परंपरा से अनेक पीढ़ियों से खेती करता आ रहा है, उसको जो तज्ञता प्राप्त है वो विश्व में किसी भी देश के किसान को इतनी तज्ञता प्राप्त नहीं है। आप ये पारंपरिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। निश्चित। इसलिए हम जहां से जुड़े हैं, जिस कारण भारत को कृषि प्रधान कहते हैं, उसका ये कारण है जब कृषि प्रधान है। हमारी इकोनॉमी जब भी ग्रोथ करेगी, वो ग्रोथ करेगी कृषि के आधार पर। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दुनिया में मंदी का दौर चला 90 के दशक में, सारे देश धड़ाम से नीचे आ गए थे। केवल भारत ऐसा था जो अड़िग खड़ा रहा, उस पर प्रभाव नहीं आया, वो मंदी की व्यवस्था से अप्रभावित था। और दूसरा तो अभी हमने देखा है 8 में, हाँ बिल्कुल, ये जो आपका कोरोना काल था, संक्रमण काल, उसमें भारत के जितने भी सेक्टर थे उनका बंद हुए, -23 तक चले गए। बिल्कुल। केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जिसने प्लस रिजल्ट दिए थे, और यहाँ 3% से ज्यादा विकास दर रही। तो बाकी -23, और केवल कृषि ऐसा था जिसमें +3 थी। ग्रामीण आधारित जो अर्थव्यवस्था है, निश्चित, उसमें खेती का योगदान। हाँ निश्चित। इसलिए हमारा देश गांव का देश है। बिल्कुल। ये ग्राम वासनी भारत माता है, इसलिए हम कृषि प्रधान है। हम कृषि प्रधानता को उपेक्षित करके, इग्नोर करके कभी भी विश्व में महाशक्ति नहीं बन सकते। आप जिस प्रधानता की बात कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा ये है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल। लेकिन कुछ इस विविधता में, इस जो आप बात कर रहे हैं, इसमें कुछ समस्याएं, चुनौतियां भी। इसीलिए हमने देखा कि पिछले अब तक के इतिहास में, ज्ञात इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन किसानों का हुआ पिछले सालों में,
वो 3 कृषि कानून जब आए, उसके बाद सरकार ने वापस लिए, वो आंदोलन हुए। तो इन आंदोलनों के होने की क्या वजह है? क्या बाजार का टकराट और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, वो आपस में टकराट हो रही है, या सरकारों की पॉलिसीज का कुछ, क्या है ये सब? माधव, आंदोलन तब होते हैं जब विसंगतियां होती है। विसंगतियां क्या है ना? और विसंगतियां है जो कृषि क्षेत्र में उत्पादन दे रहा है, उसको उसके उत्पाद का वह दाम भी नहीं मिल रहा जो उसकी जेब से खर्च होता है। तो खर्च ही नहीं मिलेगा तो धंधे कैसे चलेंगे? इसलिए मैं 2003 एक सर्वे का आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो सर्वे किया था भारत सरकार की संस्था NSSO ने, उसने कहा किसान की आमदनी ये मजदूर से भी कम है। सबसे ज्यादा संकटग्रस्त कोई क्षेत्र है तो कृषि है, किसान है। और दूसरी तरफ एक दृश्य और, जो भी भारत सरकार का कौशल विभाग है, उसने कहा, उसने 24 सेक्टर की स्टडी की। उनका 24 में से सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कौन सा क्षेत्र? तो उत्तर आया कृषि। तो 23 क्षेत्र एक तरफ 50% से ज्यादा योगदान रोजगार देने में तो कृषि का है। और कृषि का अर्थ माधव केवल खेत पर जाकर हल जोतना नहीं है, इसके जो सहायक धंधे हैं वो भी कृषि में है। तो जितने भी ग्रामोद्योग थे वे सब कृषि के पार्ट एंड पार्सल थे। तो हमने सबसे पहला काम जो ब्रिटिश सत्ता ने शुरू किया, वही देश आजाद हो गया उसके बाद हमने शुरू कर दिया। और उससे शुरू करने का आपको 2 उदाहरण बताऊं छोटे। हमने गांव के लोहार को मारा, टाटा साहब को पनपाया। ये सुई भी टाटा बनाएगा, चिमटी भी टाटा बनाएगा, खुरपी भी टाटा बनाएगा, तो कृषि यंत्र सब टाटा बनाएंगे। अरे टाटा साहब को काम दो हवाई जहाज बनाने के, बड़ा आदमी है ना, तो उसको हवाई जहाज बनाने दो ना। तो वहां से यहाँ ला रखा चिमटी में, तो ये तो हमारे गांव का लोहार ही बना लेता था सबका मित्र। तो लोहार को समाप्त करके टाटा को पनपाया। इसी ढंग से गांव के मोची को समाप्त करके बाटा को पनपा दिया। अब बाटा साहब का जूते सब ऐसी शोरूम में है कि वाह बाटा साहब दिख रहे भाई। तो ये जो हमने टाटा बाटा को पनपा कर हमारे ग्रामोद्योगों पर हमने तलवार चलाई, कुल्हाड़ी चलाई। इसलिए गांव में बेरोजगारी का दृश्य पैदा हो गया। दूसरा जो सरकार ने किया, सरकार की नीतियों ने, जयपुर शहर को पानी की प्राप्ति के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। अभी देख लो आप ERCP में सबसे पहले रामगढ़ भरेगा। इस पे भी आएंगे हम, ERCP पे। हाँ, तो ये जो हमारी नीतियां हैं, इन नीतियों में हमने बनाई नीति जहां जनसंख्या ज्यादा होगी उनको शिक्षा के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी, सब चीज संसाधन वहीं मिलेंगे उनको जहां बड़ी जनसंख्या होगी। अवसरों की असमानता, हाँ, तो अवसरों की असमानता पैदा की सरकारी नीतियों ने। इसलिए ये भी कर सकते थे, 100 गांव का एक खंड है जिसको हमने विकास खंड कहा, उसकी जनसंख्या से तुलना करो ना शहरों की, वो नहीं की। छोटे गांव से तुलना की हमने जयपुर शहर की, तो जयपुर शहर ही आएगा पहले नंबर पे। गांव वालों की झूठ या टूट जाती थी कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल खोलो, सेकेंडरी खोलो, हायर सेकेंडरी खोलो, सीनियर खोलो, और जयपुर वालों का अपराध खोलता था। तो ये नीतियां हैं, ये शहर आधारित नीतियां रही, बड़े उद्योग आधारित नीतियां रही। इसलिए ग्रामोद्योग और खेती ये दोनों ही पिटे, और दोनों पिटने के कारण से जो विसंगति उत्पन्न हुई उसमें से जन्म लेते आंदोलन।
और जिस आंदोलन की आपने बात की वो यही आंदोलन था। किसान यही तो कह रहे थे कि भाई आप ऐसे कानून मत बनाओ जिनसे बड़े पैसे वालों को, बड़े पूंजी वालों को ही लाभ हो। आप सबसे छोटे की सोचो, अंत्योदय की सोचो। तो जो अंत्योदय की बात हमने कही, हमारी सरकारों ने कही, उस अंत्योदय को उन्होंने भाषण में तो रखा, आचरण में नहीं रखा। तो अंत्योदय की बात यदि आचरण में आती तो विसंगति नहीं बढ़ती। लेकिन इसमें हमने देखा कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे, उसके बाद जब किसान आंदोलन की वापसी हुई, खत्म हुआ, तो हमने देखा कि वो भी बहुत दड़ों में बट गए। तो किसान भी तो एकजुट नहीं है। पंजाब में बहुत सारे किसान नेताओं ने, कई सारे किसान नेताओं ने चुनाव लड़े, है ना। हमने देखा कई लोगों ने पार्टियां ज्वाइन कर ली। तो जो धड़ों में बंटना जो होता है, आप बात कर रहे हैं कि किसान कौम की, किसान की एकजुटता की, गाँव की एकजुटता की, लेकिन वहाँ विचारधारा के आधार पर मान लीजिए या किसी भी तरह से अपने अपने स्वार्थ के आधार पर मान लीजिए, किसी तरह से वहाँ भी तो बंटवारा तो है। समाज के साथ साथ अगर हम सिर्फ किसानों की बात करें उस समाज में, तो वो भी तो बटा हुआ है। तो वो सब पॉलिसी पे कैसे फिर ठीक है, किसान आंदोलन वो एक इकट्ठा हुए, खासकर उसमें पंजाब, हरियाणा, ये 2 राज्यों के ज्यादातर किसान थे। राजस्थान से आप गए थे, मुझे याद है, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बहुत लंबा हो रहा। लेकिन पूरा, जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर में साउथ से किसान आए थे, अपने कंकाल लटका के उन्होंने प्रदर्शन किए, सब किया। लेकिन हमने नहीं देखा कि उत्तर भारत के किसान संगठन वहां उनके सपोर्ट के लिए पहुंचे। ऐसा नहीं होता। तो वो जो पॉलिटिक्स है आपके किसान संगठनों के अंदर, किसानों के अंदर, क्या वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है इन सब चीजों की? इनकी जिम्मेदार है माधव, ये जो जिन्होंने कंकाल लटका के प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, तमिलनाडु के किसानों ने, तमिलनाडु के, वो हमारे मित्र हैं और मैं उनके साथ रहा हूं, उनके समर्थन में रहा हूं। और समर्थन का अर्थ ये नहीं होता कि उनकी लीडरशिप में हमारी भागीदारी चाहे, लीडरशिप उनकी रहेगी, हम सहयोगी थे। और हम ही नहीं, अनेक संगठन उनके साथ आए। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा, जो हमने पूरे भारत में शुरू की भारत एकता यात्रा किसानों की, थोड़ा बताइए इस बारे में। क्या वो कहां से आई? यही से आई, इसी आंदोलन में उपजी वो तमिलनाडु वाले में से। उसके बाद में सारे किसान संगठन एक जगह आए। क्या हुआ था इसमें थोड़ा? उसमें हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर खरीद की गारंटी का कानून बने, इसको लेकर पूरे देश में यात्रा की। अच्छा, ये बात है 2016-17 की। अच्छा। और उसमें हमने शुरू की मंदसौर से, एमपी से। हाँ, और मंदसौर से इसलिए शुरू की, वहां पुलिस की गोली से 5 किसान शहीद हुए थे। बिल्कुल। उन शहीदों को नमन करके मंदसौर से आरंभ हुई भारत एकता यात्रा, किसान एकता यात्रा। पूरे देश के हर राज्य में गई, सब जगह एक ही बात की। और जो किसान संगठन थे, जिनके हम कई बार कहते हैं उनमें फूट है, एक नहीं है, विविधता में फूट रहेगी। और मैं दूसरी बात कहूंगा, हमने 2015-16 में पूरे देश में एक एफर्ट्स किया, प्रयास किए। हमारे जो मांग पत्र बनते थे, 10 सूत्री, 20 सूत्री, 50 सूत्र, तुम क्या सूत्र काय के लिए लगा रहे हो भाई? इन सूत्रों को छोड़ो। सूत्र का बेसिक मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? इसलिए हमने ये कहा, आप एक चीज को पकड़ लो। एक मोर्चे पे हमने फतेह कर ली तो बाकी मोर्चे हम स्वतः जीत जाएंगे। तो आप लागत पर लाभांश जोड़कर उसके दाम प्राप्त करने की बात करो। लाभांश पर क्या बोला? लागत पर लाभांश जोड़कर किसानों को उपजों के दाम मिल जाए, लाभकारी मूल्य, जिसको सरकार घोषणा करती है, हम नहीं, किसानों की सरकार घोषणा करती है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। हमने कहा जो सरकार घोषणा करती है वही पूरा हो जाए। और यदि हम बिजली का आंदोलन करेंगे, बिजली का दर बढ़ गई, काहे को आंदोलन करें हम? लागत में जुड़ जाएगी ना। तो हमारे ज्यादा तो, हाँ, समय के अनुसार वो बदलते रहे, तो जो बदलेगा अपना आप जुड़ जाएगी। भाई कोई भी उद्योग वाला
बड़ा उद्योग वाला ये आंदोलन करता है कि बिजली की दर मत बढ़ाओ, कोई नहीं करता, वो जानते हैं लागत तो जोड़ देंगे, तो यही किसान कर लेगा, तो हम इनके लिए क्यों लड़े। तो हमने सबने पूरे हिंदुस्तान के किसानों के 6 समूह बने शुरू में, और 6 समूह ने सबने तय किया कि हमारा आंदोलन होगा फसल को दाम के आधार पर। और यही आंदोलन जो राजस्थान से हमने नारा दिया खाटू श्याम जी से, हमने कहा था किसान की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है, और फिर उन्होंने परिभाषित किया खुशहाली यानी क्या। तो हमने कहा खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरे दाम। तो पूरे दाम मिल जाए तो हम तो वैसे ठीक है, हम तो दाता है, फिर हम मांगता है ही नहीं। इसलिए सरकारें कृषि क्षेत्र में उसके उत्पादक को उसका लागत मूल्य भी देने को तैयार नहीं होती है। ये जो व्यथा थी, इस व्यथा को लेकर सारे किसान एक हुए ना, पूरे भारत में जो किसान एकता यात्रा हुई, इसी का आधार बना कोई, और अनेक संगठन थे, कोई अमीर नहीं थे, बहुत संगठन थे, सब शामिल हुए। और एक चीज और बताता हूँ माधव, जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, जब आजादी का आंदोलन चला तो हम सब एक थे क्या? कितने भागों में बटे थे, गरम दल, नरम दल, है ना, तेज तर्रार नेता, कम तर्रार नेता, कितने तरह के थे, और कितने क्रांतिकारी अलग, शांतिकारी अलग। तो ऐसा ये सब चलेगा, तो ये तो चलना चाहिए, तो हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं है। हम इसको कमजोरी के रूप में जब वर्णन करते हैं तो गलत है। ये हमारी ताकत है, और आज भी केरल से लेकर कश्मीर तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक एमएसपी पे कानून बने, कोई किसान बटा हुआ है क्या? ये तो मुख्य मांग है आपकी। मुख्य मांग, इसमें कोई किसान बटा हुआ है क्या? नहीं। हिंदुस्तान का किसान चाहे खेत में बैठा हो, चाहे खलियान में बैठा हो, चाहे आंदोलन हो, चाहे आंदोलन से बाहर हो, उसके मन की बात है। ये जो आप एमएसपी की ये कानून की बात कर रहे हैं, गारंटी कानून की, आपको लगता है कि इससे फिर तस्वीर बदलेगी? कुछ निश्चित रूप से बदलेगी। जब लागत पर लाभांश मिलेगा। टोक रहा हूँ इस पे, मैं पूछ इसीलिए रहा हूँ कि कुछ ना कुछ रास्ते निकल जाते हैं। अभी हम एमएसपी पे जो खरीद चल रही है उस पर भी देखते हैं कि एक 25% की कैपिंग है, ये सब चीजें होती हैं। तो क्या ऐसे कानून बना देने से समस्या हल हो जाएगी? कानून तो अभी भी बहुत सारे हैं चीजों के लिए। माधव, लोकतंत्र में समस्याएं हल करने का तरीका कानून ही है। ठीक बात। यदि उसमें कोई कमी रह गई तो दोबारा ठीक कर लेंगे। एब्सोल्यूट कोई कानून नहीं होता। संविधान बना तो संविधान में संशोधन नहीं हुए क्या? 100 से ज्यादा संशोधन हो गए, और अभी तो 100 साल भी नहीं हुए। ये सब तो रहेगा, लेकिन बेसिक यदि हम उसको स्वीकार करें, स्प्रिट को, कि जिसने अनाज पैदा किया है, जिसने कृषि उत्पाद तैयार किया है, उसको वे दाम मिल जाए जिनको सरकार लाभकारी कहती है। इसमें क्या एक झगड़ा और हो सकता है? जैसे मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ कि आपने शुरुआत में हमने जो बात की कि बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं खेती के हिसाब से भी, तो लेकिन सब में एमएसपी अभी जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, वो सब में एक है, सारे राज्यों में एक ही है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP जो होता है, उसका डेटा है कि पंजाब में गेहूं की लागत है 669 रुपये प्रति क्विंटल। ये लागत महाराष्ट्र में हो जाती है 2381 रुपये क्विंटल, लेकिन एमएसपी एक ही है ना। तो क्या ये फिर झगड़ा नहीं बढ़ेगा, या क्या ये गारंटी कानून बन जाएगा तो इसमें डाइवर्सिटी का ख्याल तो इसमें भी नहीं रखा जाएगा फिर? इसलिए ये अकेले गेहूं में नहीं है, सारी फसलों में। मैं उदाहरण गेहूं का दे रहा हूँ। ये कपास में भी है। हाँ, गुजरात का और महाराष्ट्र का जो तुलना करें, बहुत अलग है, बहुत गैप है। बिल्कुल। लेकिन गैप तो रहेंगे। आप यदि स्टडी करें कोई भी, तो जब ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग शुरू हुआ, उस समय तो कृषि मूल्य आयोग नाम था इसका। ये तो 1985 में हुआ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो जब शुरुआत हुई तो आप देखो समय का शेड्यूल देखो, धान की कीमत तय की गई क्षेत्रवार और किस्मवार अलग अलग। अच्छा। तो महाराष्ट्र की कीमत अलग थी, पंजाब की अलग थी, हर स्टेट का जो धान था गेहूं था उसकी कीमत अलग अलग थी।
गेहूं की 3 किस्में थी, तीनों किस्मों की कीमत अलग अलग थी, तो इसलिए वेराइटी वाइज एमएसपी तय हुआ, क्षेत्र वाइज एमएसपी तय हुआ। ये तो हमने बाद में इसको ले आए औसत पर। और औसत का अर्थ ऐसा होता है, कोई नदी 6 फुट गहरी है और यदि 10 आदमी जा रहे हैं, कोई 4 साढ़े 4 फीट का हो और कोई 8 फीट का हो, औसत निकालो तो कम जो है ना ऊंचाई वाला तो डूब जाएगा। तो औसत उदाहरण बहुत शानदार होते हैं। इसलिए ये औसत जो है ना, ये सही प्रक्रिया नहीं है आज भी। ये जो हम तो इसको कह रहे हैं गलत है, आप औसत क्यों निकालते हो? और ये जो कृषि है ये केंद्र का विषय ही नहीं है। केंद्र चौधराहट क्यों करता है ये समझ नहीं आता। तो केंद्र को इसमें चौधराहट बंद करनी चाहिए। स्टेट का विषय, और ये संविधान कर्ताओं ने जो रखा स्टेट का विषय विचार पूर्वक रखा, तो हर स्टेट अपना एमएसपी तय करेगा। आज मैं गन्ने को उदाहरण देता हूँ। मेरे पास बहुत सवाल है। जैसे आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये जो शांता कुमार कमेटी बनी थी आपको याद होगा, वो उसका डेटा कहता है कि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी पे खरीदी जाती है उनकी फसल, बाकी 94% तो बाजार में खुले में बेच रहे हैं। उनका शोषण होता है, कम पे खरीदी जाती है, बारदाना निकाल देते हैं, है ना, बहुत तरह की बातें। मैं इसीलिए बार बार आपको ये जोर दे रहा हूँ कि ऐसा सिस्टम क्या बने कि 6% कम से कम 50, 60, 70% तक पहुंचे। इसकी क्या प्रक्रिया हो, वो क्या सिस्टम माधव, ये प्रक्रिया सरकार ने विचार मंथन के उपरांत तय की हुई है। कैसे? ऐसे सरकार ने 2000 में शुरू किया था कृषि सुधारों के लिए चिंतन मंथन। 2003 में एक इन्होंने बनाया मॉडल एपीएमसी, उसमें कमी रह गई। फिर उन्होंने बनाया 2017 में, और 17 में उन्होंने कहा कि जो भी फसल किसान पैदा करेगा और जिसका एमएसपी घोषित होगा, उसका दाम घोषित एमएसपी से कम किसी भी किसान को नहीं मिलेगा। एक एक्ट में है। और जो नीलामी बोली है मंडियों में, वो शुरू एमएसपी से होगी। तो ये 2017 का जिसको इन्होंने कहा है आदर्श कृषि उपज पशुपालन विपणन सुविधा एवं संवर्धन अधिनियम 2017, 2018 में सारे राज्यों को उसको भेज दिया उन्होंने, केंद्र ने। मॉनिटरिंग आज तक नहीं की उन्होंने। क्या किया? राजस्थान में वो आया और 2018 में राजस्थान सरकार ने उसके आधार पर विधेयक तैयार कर लिया। आज भी वो राजस्थान सरकार की अलमारी में विधानसभा के पटल तक नहीं पहुंचा। ये आपने कई बार ये डिमांड उठाई। तो 7 वर्ष हो गए। यही स्थिति हर स्टेट की। और दूसरा मैं आपको बताऊं, 2 स्टेटों ने इसको अडॉप्ट किया, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जैसे अडॉप्ट किया, वहां जब लोगों को एमएसपी तब भी नहीं मिला, तो लोग गए उत्तराखंड हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा भाई हम परामर्श दे रहे हैं सरकार को कि जो उन्होंने कानून बनाया उसकी पालना करें। तो सरकार ने क्या कि उसकी पालना नहीं की, उसको विड्रॉ कर लिया कानून कोई नए कानून कोई, है ना। और झारखंड ने उसके नियम नहीं बनाए। तो जो स्थिति जहां थी वहीं खड़ी है। तो यदि सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो ये। और एक चीज और बताऊंगा अभी आपको, लेटेस्ट एंड फैटेस्ट। अच्छा। भारत सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाई 12 जुलाई 2022 को। बनी। उसके 3 पार्ट थे, एमएसपी, प्राकृतिक खेती और फसल विविधता। उन्होंने ये जो एमएसपी इसके लिए अलग से एक उपसमूह बनाया उसी कमेटी में से। उसका उपसमूह ने 21 अप्रैल 2023 को अपनी अनुशंसा दे दी कि एमएसपी रिजर्व प्राइस होना चाहिए। जैसे गन्ने का है, चीनी का है, तो इसका क्यों नहीं हो सकता? इसलिए ये रिजर्व प्राइस घोषित करो और जो एमएसपी है इसी से शुरू करो नीलामी बोली। इससे कम नीलामी बोली हो ही नहीं तो हर किसान को मिल जाएगा ना सरलता से। इसी ढंग से भारत सरकार ने किसानों की दोगुनी आय करेंगे दलवाई कमेटी बनाई अंतर मंत्रालय। उसकी जो सिफारिश है उसकी अनुशंसा उसको पढ़ो। उसको अनुशंसा उन्होंने कहा है कि आप फसल के लाभकारी मूल्य देने की ओर चलाओ। उसने भी ये कहा है।
तो ये तो और आपसे सब नहीं, चीजें स्वामीनाथन कमेटी से लेकर स्वामीनाथन कमेटी के पहले बहुत भी विस्तृत रिपोर्ट 1997 कमेटी, 1998 कमेटी, 2000 की कमेटी, 2002 की कमेटी, लगातार बहुत कमेटियां हैं, कमेटी। आयोग है, और सबने यही अनुशंसा की है। उन अनुशंसाओं को सरकार मानने को तैयार नहीं, तो ये तो मसला तो तैयार है, इसलिए इसमें हमको कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं जो सरकार, इसीलिए फिर लौट फिर के वहीं आ जाते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी सारी कमेटी बनाई, सरकार कमिटेड है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। हाँ सही है, इसलिए इच्छा शक्ति नहीं सरकार की नहीं है, आपके दबाव में कमी है कोई नहीं। जो कल्याणकारी सरकार है हाँ। वो कल्याण के लिए काम करती है, दबावों में काम नहीं करती। और हम नहीं चाहते कोई भी सरकार जो जन कल्याणकारी अपने आप को कहती है वो दबावों से काम करे। उनकी नीति जन कल्याण की होनी चाहिए। तो जन कल्याणकारी सरकार है, स्वयं में बनाएंगे तो, इसलिए कोई कहेगा दबाव देगा तो ही बनाएगी, ये वो जन कल्याणकारी सरकार थोड़ी है, वो तो दबाव में चलने वाली सरकार है। इसलिए हम तो चाहते हैं नो नीड ऑफ द प्रेशर। इसलिए सरकार स्वतः ही जो उन्होंने होमवर्क किया है अब तक उन सबकी स्टडी कर लें, और अभी जो लेटेस्ट है इनकी एमएसपी कमेटी, उसकी अनुशंसा मान लें। तो इनके पास अनुशंसा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसकी आपने चर्चा की शुरू में, उसने 3 बार अनुशंसा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तब है जब उस पर खरीद हो, और खरीद के लिए जरूरी है गारंटी का कानून हो। उन्होंने भी कहा है 3 बार, 3 वर्ष तक, 16, 17 और 15 में 3 बार कहा है, सरकार उसकी सुनती ही नहीं। तो सरकार खुद की संस्थाओं की भी, खुद के बनाए आयोगों की भी, और खुद की बनाई समितियों की भी, उनकी भी नहीं सुनती। इसलिए दबाव, और ये जो आपने दबाव की बात कही ना, इसको तो हमने दूसरे ढंग से जोड़ा है। अभी जैसे विधानसभा चुनाव था हाँ 2023 में लास्ट हमने एक प्रस्ताव पास किया देश के किसानों में, और हम विशेषकर राजस्थान से हमने शुरू किया कि 2023 के चुनाव में जो भी दल एमएसपी पे कानून बनाने की बात करेगा, किसान उसको वोट करेंगे। हम देखेंगे नहीं कि ये पार्टी और वो पार्टी, हम तो जो पार्टी हमारे पक्ष में घोषणा करेगी उसको वोट करेंगे। और ये बीजेपी ने तो घोषणा नहीं की, ये घोषणा की गहलोत साहब की सरकार ने। लेकिन कब की? जब चुनाव में 3 दिन रह गए थे। यही गहलोत साहब बाद में अजमेर में बोले कि रामपाल जी बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने जो है पूरे राजस्थान में अलग जगह रखी है एमएसपी की। ये बोले, वो पूरी पब्लिक मीटिंग बोले, अकेले में नहीं। तो यदि हमारे गहलोत साहब ही इसी काम को 3 महीने पहले कर देते तो आज सरकार में होते वो, और वो सरकार में होते तो पूरे हिंदुस्तान में संदेश हो जाता कि किसान का वोट चमत्कार लाता है। ये जो वोट का चमत्कार जिसके आप दबाव कह रहे हैं, मैं उसको दबाव नहीं कहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में क्यों दबाव दें वोट का चमत्कार। इसलिए तो वोट का जो चमत्कार हमने कहा है ये किसानों में कि भाई आप वोट देना सही प्रकार से सीख लें, और वोट देने का आधार समान आर्थिक हित इनको बनाना है, और हमारा समान आर्थिक हित है फसलों का दाम देने में। और ये हम प्रयोग कर चुके इस देश में। 1934 में जब पंजाब में चुनाव हुए, उसके जो नेता थे जमींदारा पार्टी के, वो थे सर छोटू राम। उन्होंने इसी आधार पर लोगों को जोड़ा। उनका रहे गेहूं का दाम चाहिए कि नहीं चाहिए। आप आश्चर्य करोगे माधव, वहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी, तो उन्होंने प्रपोज किया कि हमारा मुख्यमंत्री मुसलमानों से होगा, हमको फसल के दाम देना है। और केवल वही प्रदेश था जहां जिन्ना फेल हो गया, मुसलमानों को अपने साथ लेने में पाकिस्तान बनाने के लिए। सब लोगों ने कह दिया सर छोटू राम को मना, हम तो तैयार है। ये बहुत सारी पॉलिटिकल बातें चलती है उसमें से खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी आधारित बात है। जो कहा ना किसान केंद्रित राजनीति यह है, तो किसान केंद्रित राजनीति की जो शुरुआत हुई वो पंजाब कर चुका, सफल प्रयोग था। तो हमको तो उस प्रयोग को फॉलो करना है। दूसरा जो प्रयोग किया, इसीलिए वजह है कि पंजाब के किसान पॉलिटिकली ज्यादा अवेयर है पंजाब के। उसका तो और भी कारण है, एक वजह ये भी, एक वजह ये भी, लेकिन उसका एक कारण और बड़ा भी है। ये भी कारण बहुत बड़ा है। दूसरा भी बहुत बड़ा कारण है, वह है सिख समाज, 10 गुरु, उनके बलिदान, उनके संघर्ष। मतलब पंजाब में तो रेगिस्तान था पंजाब,
ग्रीन रिवॉल्यूशन भागड़ा के बाद में बिल्कुल क्रांति आई, और ये जो क्रांति लाने में सर छोटेराम का बहुत बड़े प्रोपोजल उनका था, भागड़ा नगर, उस बाद सरकार ने उसको तैयार किया। तो ये जो सिख समाज का संघर्ष था और सिख समाज की व्यवस्था थी, वो आंदोलन चला कैसे, जो लगातार आंदोलन चला उसका आधार था लंगर, और लंगर तो इनकी विशेषता है सिख समाज गुरुद्वारों की। तो इन्होंने जो एक प्रणाली विकसित की उसके कारण से जागरूकता है। और फिर एमएसपी सबसे ज्यादा कहां, पंजाब हरियाणा। ये तो बाद में मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो इंटरवेन किया और ई उपार्जन प्रणाली ले आए, उसके कारण उन्होंने पंजाब हरियाणा को दोनों को पीछे छोड़ दिया। एमपी में वहां खरीद होती थी 75% गेहूं की, और मध्य प्रदेश में खरीद हुई 80% ज्यादा। यानी पंजाब हरियाणा पीछे, मध्य प्रदेश आगे। इसलिए मध्य प्रदेश का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, 4 गुना से ज्यादा हो गया। आपने 2 बातें करी भाई, तो भागड़ा नागल मतलब पानी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है खेती में, अच्छी खेती के लिए, और दूसरा आपने खरीद को लेकर के सक्रिय प्रक्रिया, जो सरकारी प्रक्रिया होती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.